हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम इसे मीडियल नर्व एंट्रैपमेंट और मीडियल नर्व कंप्रेशन भी कहते हैं। कार्पस मतलब रिस्ट, हमारी कलाई, तो इसलिए ये कलाई से संबंधित बीमारी है। इससे पहले हम बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम से पहले कार्पल टनल क्या होता है। हमारी कलाई में, हमारे रिस्ट जॉइंट में आगे में एक बैंड टिश्यूज का बना हुआ होता है। ये बैंड हमारी कलाई को सपोर्ट देता है। इसमें कलाई के और इस बैंड के बीच में एक स्पेस होती है, जो छोटी सी स्पेस होती है, टाइट सी स्पेस होती है, जिसे कहते हैं कार्पल टनल। जो भी हमारी रिस्ट बोन्स हैं और हमारा जो फाइब्रस बैंड है, उनके बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है, उसे कहते हैं कार्पल टनल। और इस कार्पल टनल से मीडियन नर्व पास करती है, जो हमारे हाथों में सेंसेशन का काम करती है। मीडियन नर्व सबसे ज्यादा हमारे अंगूठा, पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का कुछ आधा हिस्सा, यहाँ तक हमें सेंसेशन देती है। तो जब भी कोई भी कलाई में दिक्कत आ गई, इस जगह पे दिक्कत आ गई कलाई के इस एरिया में, रिस्ट बोन्स के इस एरिया में, जिस वजह से जो मीडियल नर्व कार्पल टनल से पास कर रही है वो वहां दब गई है, तो जब वो दब जाती है तो वो जिन जिन जगह पे सेंसेशन देती है उन उन जगहों पे दर्द होता है, सूनापन आता है, झंझनाहट महसूस होती है, हाथ को मोड़ने और सीधा करने में दिक्कत आती है। तो मीडियन नर्व हमारी अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी यानी रिंग फिंगर के आधे हिस्से तक सेंसेशन देती है। तो अगर जब ये मीडियन नर्व कार्पल टनल के अंदर दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से ये अंगूठे, पहली उंगली, दूसरी उंगली और रिंग फिंगर की जो आधे हिस्सा है वहां पर दर्द और सूजन के साथ साथ झंझनाहट भी देती है। इसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी मीडियन नर्व पास करती है। मीडियन नर्व हमारी फोरआर्म में आगे के हिस्से से आती है और ये कार्पल टनल के नीचे से पास करती है। जब वो कार्पल टनल से पास करती है तो अंगूठे में, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर के थोड़े से हिस्से में आती है। तो जब ये मीडियन नर्व दब जाती है तो ये इन हिस्सों पे दर्द, सूजन, झंझनाहट महसूस होता है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम का क्या कारण हो सकता है, किस वजह से ये दिक्कत आती है? खास तौर पर जो लोग, जिनका ऑक्यूपेशन होता है घंटों कंप्यूटर पे काम करना, कीबोर्ड पे टाइपिंग करना, जब उनका रिस्ट फ्लेक्शन में रहता है, जब वो रिपीटेड इसी मूवमेंट में काम करते हैं, अपने रिस्ट फ्लेक्शन में और कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो जो कलाई का आगे वाला हिस्सा है वो दबता है। और जब वो दबता है तो इस वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है और कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत होती है। या फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हम कोई स्पोर्ट्स में हैं जिसमें हाथों को बार बार ट्विस्ट करना पड़ रहा है, या फिर ऐसा कोई काम जिसमें हमें भारी भारी सामान उठाना पड़ रहा है, बार बार कुछ सामान बार बार हाथों से उठाना पड़ रहा है, जब वो रिपीटेड और ओवर यूज एक्टिविटी होती है तब ये दिक्कत आती है। या फिर हमें हड्डियों की कोई दिक्कत है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस की कोई दिक्कत है, गठियाबाई है, तो उसमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। या फिर आपको हार्मोन्स की कोई दिक्कत है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड में, इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी देखने को मिलता है। जो लोग, जिनका शरीर बहुत ज़्यादा, वेट ज़्यादा जिनका होता है, जो लोग ओबेस होते हैं, उनमें भी दिक्कत आती है। या फिर पहले ही आपकी कोई इंजरी हो रखी है कलाई की या हाथों की हड्डियों की, फ्रैक्चर हो रखा है, या फिर पहले भी कोई स्प्रेन आ रखा है, डिसलोकेशन हो रखा है या फ्रैक्चर हो रखा है, तो उसके बाद भी मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है, तब भी दिक्कत देखने को मिलती है। या पहले आपको ये दिक्कत हो रखी है तो बाद में भी ये दिक्कत आ सकती है। या फिर आपकी फैमिली में किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम हो रखा है तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। जो लोग, जिनका सबसे ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जैसे मेनोपॉज हो गया या प्रेगनेंसी, या फिर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है।
अब कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? पेशेंट को हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूनापन हो जाता है हाथ, सुबह उठते ही तेज़ दर्द होता है, ऐसा लगता है चींटी चल रही है, सुई चुभ रही है, कुछ पिन चुभ रही है हाथों में, उँगलियों में, ऐसी फीलिंग आती है, सूजन आ जाती है उँगलियों में, कभी-कभी गर्म का महसूस होता है, ठंडे का महसूस होता है, बहुत तेज़ का दर्द होता है, एक शूटिंग पेन होता है, कुछ भी सामान उठाने की कोशिश करते हैं, छोटा-मोटा सामान भी तब भी बहुत दिक्कत आती है, ग्रिपिंग सही से नहीं हो पाती और हाथों से सामान गिर जाता है। कुछ भी नॉर्मल जो मूवमेंट करते हैं, उँगलियों को अंदर मोड़ना है, बाहर मोड़ना, वो मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, रेंज रुक जाती है और बहुत दर्द होता है मूवमेंट करने पे। रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है जॉइंट की, रिस्ट जॉइंट की, फिंगर्स की, वो नहीं रहती है। इसके साथ-साथ कुछ भी सामान उठाने में दिक्कत होती है, बहुत तेज़ दर्द होता है, मांसपेशियों की कमज़ोरी हो जाती है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम का कैसे पता किया जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर पता कर सकते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री पूछते हैं, फिर देखते हैं दर्द किस हिस्से में है, किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, झंझनाहट है या नहीं, सूनापन आता है नहीं, किस एरिया में उंगलियों में हाथों में झंझनाहट सूनापन आता है सबसे ज़्यादा, दिन में ज़्यादा दर्द रहता है, रात को ज़्यादा दर्द रहता है। फिर कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जैसे टिनल साइन। टिनल साइन में कलाई के आगे के हिस्से में पेशेंट डॉक्टर अपनी फिंगर से कलाई के आगे के हिस्से में टैप करते हैं पेशेंट के। जब अगर कलाई के आगे के हिस्से में टैप करते हैं, तो पेशेंट को उँगलियों में बहुत तेज़ झंझनाहट महसूस होता है और दर्द होता है, तेज़ का सूनापन लगता है। तो अगर ये चीज़ महसूस होती है, तो टिनल साइन पॉज़िटिव होता है, मतलब पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत है। दूसरा टेस्ट करते हैं रिस्ट फ्लेक्शन टेस्ट, यानी कि फेलिन टेस्ट। इसमें पेशेंट को अच्छे से उसका हाथ रेस्ट पे रख देते हैं टेबल पे, एल्बो जो है, कोनी जो है वो स्टेबल रख देते हैं और पेशेंट को अपनी रिस्ट को धीरे धीरे बस आगे की तरफ मूव करना, आगे की तरफ। तो अगर पेशेंट ये कंटिन्यू रख पाता है तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव साइन है। अगर पेशेंट 60 सेकंड के अंदर ही पेशेंट को झंझनाहट, सूनापन, दर्द लगने लगता है तेज का, तो पॉजिटिव माना जाता है फेलिन टेस्ट। तो मतलब पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत है। जितनी जल्दी, जितने कम समय में सिम्टम्स, जो लक्षण है वो दिखने को मिलते हैं, तो मतलब उतनी ज़्यादा पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत है। फिर पेशेंट का मूवमेंट चेक करते हैं रिस्ट का, रिस्ट को फ्लेक्शन में रखते हैं थोड़ी देर तक, फिर एक्सटेंशन में रखते हैं। अगर फ्लेक्शन में ज़्यादा देर तक पेशेंट नहीं होल्ड कर पाता है और बहुत तेज़ दर्द होता है, पेशेंट का हाथ एकदम रिलैक्स में रखना पड़ता है उसको, तो मतलब ये दिक्कत है। फिर फिंगर टिप्स जो है उस पे कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, पेशेंट को बोलते हैं आँख बंद कर लो और वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर हर एक फिंगर टिप्स पे पेशेंट को टच करता है। अगर पेशेंट को लगता है कि एकदम झंझनाहट सा, चींटी सा चल रहा है, सूनापन लग रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा, या तो ये दिक्कत जब देखने को मिलती है, तो मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत है। मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं, थंब की स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं, मसल्स के मूवमेंट, जो फिंगर्स है उनका मूवमेंट चेक करते हैं, अट्रॉफी तो नहीं है मसल्स की, मांसपेशियों की वीकनेस तो नहीं है, वो सब चेक करते हैं। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, ईएमजी से, इनसे भी पता कर सकते हैं कि कौन सी नर्व दबी है। अगर मीडियल नर्व दबी है तो उससे पता चल जाता है कि मीडियल नर्व दबी तो कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत है, या कोई और दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को। ईएमजी से पता करते हैं कि कौन सी मसल्स या कौन सी नर्व डैमेज हुई है। उसके साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से, एमआरआई से, इनसे पता कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा किनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है? तो महिलाओं में ये 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलती है पुरुषों से। क्योंकि महिलाएँ दिन भर जब अपना जब काम करती है, जो लोग किचन में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो जब वो अपनी रिस्ट से बार-बार मूवमेंट करते हैं, जैसे करची चलाना या फिर जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े को निचोड़ना, या ऐसा कोई काम जिसमें रिस्ट का बार-बार ओवर यूज़ हो रहा है या रिस्ट बार-बार फ्लेक्शन में जा रही है, तब ये दिक्कत देखने को मिलती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर धूम्रपान का सेवन करते हैं,
या फिर जो आपकी कलाई है उसमें ट्यूमर हो रखा है, या जिनको पहले कलाई की बहुत दिक्कत हो रखी है या कलाई का कोई फ्रैक्चर हो रखा है, तब भी उनको बाद में कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत हो सकती है। या जिन लोगों को फ्रैक्चर हो गया है या आर्थराइटिस की दिक्कत है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है, गठिया बाई की, गाउट की दिक्कत है, उनमें ये चीज़ देखी जाती है। जो लोग ओबेस है, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको हार्मोन्स की दिक्कत है, जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्क है कार्पल टनल सिंड्रोम की। या जो लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसा ऑक्यूपेशन है, जिनका ऐसा जॉब है जो घंटों कलाई से काम और उंगलियों से काम करने का होता है, जैसे जो लोग खाना बनाते हैं या फिर जो बेकिंग करते हैं, जो सुई धागा से काम करते हैं, या जो म्यूजिशियन होते हैं जो हाथों से अपना प्ले करते हैं, या फिर जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं जो किचन में काम करते हैं, या फिर जो जिनका काम है घंटों लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करना, टाइपिंग का काम करना, तो उन लोगों में इन ओवर यूज की वजह से ये दिक्कत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फिर अगर आपका रिस्ट का कोई फ्रैक्चर हो गया है, तब भी आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है रिस्ट की बोन्स का, या ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है, डायबिटीज हो रखी है, तो इनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। उसके साथ-साथ अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग कर रहा है, तो भी इनमें दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। या फिर एथलीट्स में भी ये देखी जाती है कि जब एथलीट्स बार-बार अपने रिस्ट को फ्लेक्शन में लाते हैं, फोरआर्म को बार-बार घुमाते हैं, सीधा करते हैं, तो उनमें भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के टाइम में या मेनोपॉज़ होता है, जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है जिन लेडीज़ में, उनमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है बॉडी में, उनमें भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम का क्या ट्रीटमेंट है? वैसे तो अगर आपकी इतनी दिक्कत नहीं है तो नॉन सर्जिकल मतलब बिना सर्जरी से आपको ठीक किया जाता है। शुरुआत में आपको अपने हाथों को रेस्ट में रखना होता है। स्प्लिंट्स होते हैं रिस्ट के, वो आपको दिन सुबह शाम पहनना है, और जब भी आपको लग रहा है दिक्कत है तो मतलब आपको पहनना है एक सपोर्ट के लिए, और अपने हाथों को रेस्ट में रखना है कुछ हफ्तों तक। और जो भी काम है आप हाथों से करते हो उंगलियों से, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। और उसके साथ-साथ आपको कलाई पे बर्फ़ का सेक करना है, दिन में 3-4 बार 20 से 25 मिनट तक बर्फ़ का सेक करना, और हाथों को हमेशा रेस्ट पे रखना है। शुरुआत के 2 या 3 हफ्ते तक तो आपको हाथों को रेस्ट पे रखना है, कोई भी हाथों से मूवमेंट नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं करना है। उसके बाद आप उसके साथ-साथ आपको ड्रग्स लेनी है, ओवर द काउंटर ड्रग्स, या जो दर्द को, सूजन को कम करती है, एनासिड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, उसके इंजेक्शंस लगते हैं ताकि आपका दर्द और सूजन जो है वो कम हो जाए। फिर उसके साथ-साथ अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पेशेंट का हाथ बिल्कुल मूव ही नहीं हो पा रहा और बहुत तेज़ का दर्द उठ रहा है, तब सर्जरी होती है। इसमें कार्पल टनल को रिलीज़ किया जाता है। सर्जरी में मेनली जो कार्पल बोन्स है हमारी हाथों में, उसके आस-पास लिगामेंट्स होते हैं। तो उन लिगामेंट्स को इस तरह से कट करके एडजस्ट करते हैं, जिस वजह से जो जो टनल है हमारा कार्पल टनल, वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, और नस वहाँ से निकल जाती है जहाँ पर दबी हुई होती है। जब वो निकल जाती है तो धीरे-धीरे दिक्कत होनी कम होना शुरू हो जाती है। इसमें भी 2 तरह की ओपन रिलीज़ सर्जरी। ओपन रिलीज सर्जरी में पेशेंट को इंसिशन लगाते हैं कलाई के 2 इंच तक अंदर। उसके बाद जो कार्पल लिगामेंट्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं जो हड्डियों को सपोर्ट देते हैं, उन लिगामेंट्स को कट करके उनको एडजस्ट करते हैं। जो टनल है उसको बड़ा कर देते हैं। जब टनल बड़ा कर देते हैं तो जो मिडल नर्व दब गई है लिगामेंट की वजह से, वो बाहर आ जाती है, उसको बाहर निकाल देते हैं और वो एकदम अच्छे से फ्लो होने लगती है, वो दबती नहीं है फिर। ये लोकल एनेस्थेसिया पे काम होता है सारा। फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी करती, इसमें वो इंसिशन करते हैं और कैमरा इंसर्ट करते हैं। उसमें पता चलाते हैं कि पेशेंट को नर्व की दिक्कत है, लिगामेंट की दिक्कत है, टेंडन की, इससे मॉनिटरिंग करते हैं। फिर उसके बाद लिगामेंट्स को वापस एडजस्ट करके उसको जो कार्पल टनल है उसके स्पेस को बड़ा कर देते हैं, और पेशेंट को मीडियन नर्व को जहाँ कंप्रेस हो रखी, दब रखी है, उसको वहाँ से रिलीज कर देते हैं। तो ये 2 सर्जरी कर सकते हैं। अब सर्जरी जब होती है या फिर जब नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, जब नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको रेस्ट करना, आइसिंग करनी है, और अपने हाथों को ऊंचा रखना है 1-2 तकिए पे। उसके बाद 2-3 हफ्ते जब आपको दर्द और सूजन कम हो रही है, तब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, या फिर अगर आपकी सर्जरी हुई है तो उसके बाद दूसरे दिन से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो पहली एक्सरसाइज है रिस्ट बैंड। इसमें आप अपने हाथों को बिल्कुल टेबल पे रख देंगे, सपोर्ट और रिस्ट का जो कलाई का जो हिस्सा है वहां से आप बाहर की तरफ रखेंगे। फिर आपको कलाई को नीचे लाना है पूरा अच्छे से, जहाँ तक ला सकते हो कंफर्टेबली।
होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर ऊपर लेके जाना जहाँ तक पीछे तक ला सकते हो। ये 10 बार करना है दिन में 2 से 3 बार। दूसरी रिस्ट लिफ्ट, इसमें आप अपना जिस हाथ में आपको दिक्कत है वो हाथ नीचे रख देंगे और जो हाथ आपका सही है वो ऊपर रख देंगे। फिर आपको ऊपर वाले हाथ से नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है और नीचे वाले हाथ से ऊपर की तरफ लेके आना है, यानी अपोजिट फोर्स लगाना है दोनों हाथों से। होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिर है तीसरी रिस्ट सुपिनेशन और प्रोनेशन, इसमें आपको हाथों को सीधा करना है, फिर उल्टा करना है, फिर सीधा करना है, उल्टा करना है, ऐसे 10-15 बार करना है आपको। रोटेट करना अपने फोर आर्म को, फेस अप करना है पाम का, फिर फेस डाउन करना है पाम का। फिर है हैंड और फिंगर टेंडन ग्लाइंड, इसमें आपको अपना हाथ बिल्कुल सीधा रखना है। फिर आपको जितने भी आपकी उंगलियों के जॉइंट्स है उनकी एक्सरसाइज करनी, यानी सबसे पहले आप जो सबसे ऊपर वाले डिस्टल जॉइंट्स है फिंगर्स के, डिस्टल इंटरफैलेंजिंग जॉइंट्स है, उनको मोड़ना है पूरा एक साथ, फिर सीधा करना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको मिडिल जॉइंट को करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। फिर आपको अपने जो सबसे एंड है, प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है, इंटरफैरेंजियल जॉइंट है, उनको मोड़ना है, सीधा करना है। फिर आपको फुल फिस्ट बनानी है और स्ट्रेट करना है पूरा हाथ, पूरी टाइट मुट्ठी बनानी है और पूरा सीधा करना है हाथ। ये 10-15 बार करना है दिन में 2 से 3 बार। फिर रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अपने एल्बो को कोहनी को स्ट्रेट रखेंगे, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे और अपने पाम को ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी मतलब आपका पाम जो है वो सीलिंग की तरफ रहेगा। और आपको दूसरे हाथ से अपने पाम अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, बैक पीछे की तरफ आपको होल्ड करना है, स्ट्रेच आएगा आपको आगे के हिस्से में फोर आर्म के, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर है रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे ही सीधा हाथ रखेंगे, बट आप अब जो बैक वाला पोर्शन है वो सीधा रखेंगे, जो आपके फोर आर्म का पीछे वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ रखेंगे। फिर आप अपने जो पाम है उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड जमीन की तरफ दिखाते हुए रखेंगे और अपने दूसरे हाथ से उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। आपको पीछे के हिस्से में, फोरआर्म के पीछे के हिस्से में स्ट्रेच आएगा, होल्ड करना है जहाँ तक कंफर्टेबल स्ट्रेच आता है, फिर रिलैक्स, इसे 10 बार करना है दिन में 2 से 3 बार। फिर थंब फ्लेक्शन एक्सटेंशन, आपको अंगूठे को अपनी उंगलियों के पास लाना है, दूर ले जाना है, उंगलियों के पास लाना है, दूर ले जाना है, ये तो हुआ अबडक्शन एडक्शन। फिर उसके साथ साथ आपको उंगलियों को फ्लेक्शन में लाना, अंदर की तरफ लाना है, मतलब आपके अंगूठे को अंदर की तरफ लाना है उंगलियों के पास और फिर पीछे ले जाना है दूर, अंदर और बाहर करना है और उंगलियों के पास और दूर करना है। फिर रिस्ट स्ट्रेच विथ वेट, इसमें आप कुछ भी हाफ केजी का वेट, नमक की थैली हो सकती है या फिर कुछ भी डब्बा छोटा सा वो हाथ में रख लेंगे, या छोटी सी हाफ लीटर की या छोटी सी जो बॉटल होती है, केन होती है जो कोल्ड ड्रिंक की केन या कुछ भी, वो आप हाथ में ऐसे सपोर्ट लेके पकड़ लेंगे। फिर आपको वही मूवमेंट कलाई को ऊपर करना, नीचे लेके आना, ऊपर करना, नीचे लेके आना, ये करना है, विथ वेट करना है। ये जब दर्द कम हो जाता है तब आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। फिर आपको थंब से अपने सारे फिंगर्स को टच करना है, अपने फिंगर्स के टिप्स को, थंब से ओ बनाना है आपको, हर फिंगर्स को टच करते हुए ओ बनाना है। उसके बाद आपको टिप्स पे टच करना है 10 बार। फिर उसके बाद फिंगर्स के बेस पे भी टच करना है आपको 5 टाइम्स या 10 टाइम्स, दिन में 3-4 बार। फिर आपको एक सॉफ्ट सी बॉल होती है, हार्ड बॉल नहीं लेनी, सॉफ्ट सी बॉल होती है, वो आपको होल्ड करना है हाथों में और अच्छे से प्रेस करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर प्रेस करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर आपको ऐसे टॉवल का रोल बना लेना है और आप अपने हाथों में ऐसे रख देंगे, फिर अपने हाथों को एकदम रेस्ट पे रख के फिर आपको हॉरिजॉन्टली रखना है टॉवल के रोल को ऐसे, फिर आपको प्रेस करना है, टॉवल को हाथों से दबाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर आपको अपने हाथों के नीचे ऐसे एक टॉवल रख लेना है पतला सा, फिर आपको अपनी सारी उंगलियों से टॉवल को समेटना है, होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10-15 बार करना है। अब होम केयर की हम बात करते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, अगर आपका दर्द और सूजन बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा तो एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, सिर्फ रेस्ट पे रखना अपने हाथ को और बर्फ़ का सेक करना है, आइस पैक करना है, दिन में 4-5 बार आपको करना ही है 20 से 25 मिनट तक।
अगर आपको जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और अपना जो काम है वो आप, अगर आपको दर्द धीरे-धीरे कम हो रहा है तो आपको काम शुरू कर देना, पर लगातार काम नहीं करना, आपको ब्रेक्स ले लेके काम करना है अपना। रिस्ट स्प्लिंट पहनना है आपको, जब आप सो रहे हो तब भी आप पहन सकते हो, और जब भी आप काम कर रहे हो वो आपको काम करते वक़्त स्प्लिंट्स ही पहनने हैं आपको, ताकि सपोर्ट में रहे। अपना पोस्चर सही रखना है, वेट कम करना है, वेट नहीं बढ़ाना है, और जिसको डायबिटीज़, थायरॉइड की दिक्कत है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनको कंट्रोल में करने की कोशिश करनी है मेडिसिन से, डॉक्टर से एडवाइस लेके। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपको करनी है। फिजियोथेरेपी से आप एक बार फिजियोथेरेपी के वहाँ जाके ये होम केयर एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो आपको अच्छे से सीख के अच्छे से करनी है। आपको दिन में 2 या 3 बार हर एक्सरसाइज 10-10 बार करनी है आपको। और जिस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वो एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना, और जब दर्द सूजन कम हो जाता है तो छोटे-छोटे हाफ केजी के वेट से एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है। बर्फ का सेक करना है, भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना, और हेल्दी डाइट लेनी है आपको, बैलेंस डाइट लेनी है, और एक्टिव रहना है। थैंक यू।